इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को करीब 40 दिन गुजर चुके हैं। वहीं इन दिनों गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों में सैकड़ों बच्चे, नौजवान, महिला और बुजुर्ग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को लेकर विश्व के कई देश दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। वहीं जंग का मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री पर भी असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से निर्यातकों के करोड़ों रुपए के ऑर्डर रुके हुए हैं या उनको कैंसिल कर दिए गए हैं। हमास और इजराइल की जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मुशर्रफ अली ने अमृत विचार से खास बातचीत की और इसके विभिन्न पहलुओं पर जानकारी साझा की है। बीती 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमले को आज 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की जो गाज़ा पट्टी है लगभग उसे तबाह कर दिया गया है और कत्ल गारत का सिलसिला अभी तक जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 13,000 से ज़्यादा लोग इसमें जंग में मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे ख़ास तौर से शामिल हैं। हालांकि इस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जो देश हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया। भारत ने भी उसमें हस्तक्षेप किया कि कहीं ना कहीं इस पर युद्ध विराम हो, लेकिन इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और जो संगठन है हमास कहिए, हूथी कहिए या फिर हिजबुल्लाह, उससे लगातार जंग जारी है। ऐसे में इस जंग के जो नताइज हैं, परिणाम हैं, वो किस तरह के सामने आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के व्यापार पर उससे क्या असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मुशर्रफ साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले लगभग 40 दिन से ज़्यादा इस जो जंग है उसे हो गए हैं, किस तरह के नताइज देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, तो मुरादाबाद के ऑर्डर जो हैं रुके पड़े हैं वहाँ पर पूरा अरब के अंदर, और वहाँ जो हालत है उसकी वजह से वो सब ऑर्डर रुके पड़ेंगे। तो यहाँ के एक्सपोर्टरों से मालूम किया जा सकता है कितना नुकसान है। बाकी भी जो तेल हैं इनके दाम और ये सब पर इनका असर जो है पड़ना है। मेरा ये कहना, ये जो जिस मकसद को लेकर हमला किया गया कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके जवाब में हमास को समाप्त करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये इजराइल जो कह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसके व्यवहार से पता चल रहा है। व्यवहार से ये है कि अगर ऐसा होता तो नागरिकों पर हमला करने की जगह हमास पर हमला होता, लेकिन हमास के बहुत कम लोग मारे गए हैं। वो अपने सुरंगों में सुरक्षित हैं या इधर उधर, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम था। असली मकसद भी इजराइल का वही है जो 1948 से चला आ रहा है। ये व्रत इजराइल बनाने का उनका जो यहूदीवादी हैं, जियोनिस्ट हैं, उनका एक मकसद है। उस मकसद के हासिल करने के लिए, और ये नेतन्याहू जो हैं वो पहला कह चुके हैं, अपने कई इंटरव्यू इनके लिए गए हैं पहले, ये तो अभी हमला हुआ है, पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारी योजना सही चलती रही तो हम इनको जो इलाका है ये पूरी तरह से फिलिस्तीनी अरबों से खाली करा लेंगे। ये उनके इंटरव्यू पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका मकसद जो है ये अचानक ये हुआ है। इसके पीछे सीधा सीधा गाज़ा के पूरा इलाके को खाली कराना है, और गाज़ा के साथ साथ जो वेस्ट बैंक उसको भी खाली कराना है। आप इससे भयानकता लगा सकते हैं इजरायली जो नेतन्याहू या जो शासक हैं कि यूक्रेन की वार में, मैं यूएनओ की रिपोर्ट बता रहा हूं, जो ह्यूमन राइट कमीशन है यूएन का, उसकी रिपोर्ट बता रहा हूं कि अब तक सितंबर तक 9,615 जो है सिविलियन मारे गए, नागरिक। हालांकि साल भर में एक साल, हाँ, इतने दिनों में 9,615 नागरिक मारे गए, जिसमें 534 बच्चे हैं। इतने लंबे जंग में इतने मारे गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर 13,000 लोग मारे, जिसमें 5,000 से ज्यादा, 13,000 तो ये हैं जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़े के अलावा जो जितने होंगे उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो उसमें 5,000 जो है बच्चे हैं, मतलब महिलाओं की और बच्चों की टारगेट किलिंग पूरी जानबूझ के। मेरा तो ये मानना है कि ये जो यहूदीवादी हैं ये
ये चाहते हैं कि ये बच्चे क्योंकि बड़े होकर इनका विरोध करेंगे या ये बनेंगे, तो ये बच्चे ही खत्म हो जानी चाहिए, ये नस्ल खत्म हो जाए। दूसरा, औरतें क्योंकि बच्चे पैदा करती हैं, जन्म देती हैं, तो ये औरतें भी, तो एक तरह से ये हमला जो है ये अपनी सुरक्षा या उसमें नहीं है, बल्कि ये नस्ल कशी है। ये पूरी तरह से इजराइल द्वारा नस्ल कशी जो पहले से चली आ रही है, और ये उसके पैटर्न का हिस्सा है। इसीलिए हमले स्कूल और अस्पताल में, जी जी, हाँ, एक अस्पताल नहीं, जिन्हें कितने अस्पताल है, वो तो बड़ा है अल शिफा जिसका मशहूर हो गया, हाँ मीडिया में हाईलाइट हुआ, मीडिया में हाईलाइट हो गया। इसके अलावा बहुत अस्पताल हैं जिन्हें मकसद ही है कि वहाँ कोई भी जो नागरिक सुविधाएं हैं वो वहाँ से खत्म हो जाए, ताकि वहाँ पर फिलिस्तीनी अरब जो है वहाँ पर रुके नहीं। उनके रहने के लिए उनके कोई सारा संचार खत्म, नष्ट कर दिया गया है, वहाँ पर कोई सुविधा कोई भी नहीं है। और यहाँ तक कि जो अस्पताल के अंदर से बच्चे निकाले, उन्हें लेकर जो बच गए हैं उन्हें भी भाग रहे हैं जख्मी। तो ये इतनी बड़ी मानव त्रासदी है जो इजराइल के द्वारा और उस सभ्य दुनिया के सामने हो रही है जो अपने आप को सभ्य कहती है। बाइडन जो अमेरिका अपने आप को मानव अधिकार और उसका रक्षक कहता है और उसका बड़ा वकील बनकर आता है, वो पक्ष में है, कह रहा है ये हमले लगातार जारी रहेंगे। यानी कि क्रूरता की जो है एक पराकाष्ठा है। इस जंग को यहूदी वर्सेस मुस्लिम बनाने की भी एक कोशिश की गई थी। अभी सऊदी ने कहा कि जो सऊदी अरब में इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा, फ़लस्तीन के फेवर में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, गज़ा के फेवर में प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो बनाने की कोशिश की गई थी। क्या उसका रद्द-ए-अमल देखते हैं जो सऊदी ने कहा? हाँ, ऐसा है कि ये असल में जैसे ही जो मुस्लिम तंजीमें हैं इसको अगर मुस्लिम और यहूदी बनाने की कोशिश करेंगी तो उससे इजराइल को फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा। ये लड़ाई है भी नहीं, ये तो सीधे सीधे एक तरह से नस्ल कशी का बिल्कुल हिटलर का पैटर्न है। तो वो एक दूसरे के घर को बिल्कुल जो असली रहने वाले हैं उन्हें वहाँ से निकाल देने का पूरा प्लान है, और वो उसके लिए किसी भी क्रूरता की सीमा तक जो है जाने को इजराइल तैयार है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाला होता यहूदी वर्सेस मुस्लिम, यहूदी, हाँ हिंदू मुस्लिम, सॉरी, यहूदी और मुस्लिम ये लड़ाई नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि जंग में हमेशा नुकसान ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से जंग होती है, जंग में हथियारों का एक ज़ख़ीरा बड़ा इस्तेमाल होता है। वो दूसरे जो ममालिक होते हैं, दूसरे देश होते हैं, उनसे उसकी ख़रीदारी होती है, उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है इस तरह से। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल बात सच है। इसके लिए आपको जो है जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका के अंदर कहलाता औद्योगिक और सैनिक गठबंधन, जो उद्योगपति हैं, जो ये हथियार बनाने वाली कंपनी है, उनका और सेना का गठबंधन है। सेना युद्ध के माहौल पैदा करती है, दुनिया भर के अंदर तनाव पैदा करती है, और उसके उसमें जो है हथियार बिकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका का हथियारों का। तो इसमें भी यूक्रेन में भी बड़े पैमाने पर हथियार अमेरिका ने बेचे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन के संसाधन को गिरवी रखा है, और ऐसा ही यहाँ पर भी है, अरबों को। अब आपको मैं बताऊं कि अमेरिका लगातार अरब और ईरान के अंदर तनाव बनाए रखता है। चीन की पहल से वो तनाव जो है कम हुआ है, या एक तरह से खत्म ही हुआ है, होने जा रहा है। तो अब इससे अमेरिका क्यों चिंतित है? क्योंकि वो जो हथियार बिकते थे वो हथियार बिकने में कमी आ जाएगी। जब आप युद्ध नहीं होगा तो उसकी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो ये इस तरह का आप देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी हथियारों की बड़ा तादाद जो बिकता है, तो उसके पीछे ये है कि इनके कोशिश रहती है कि इन देशों में तनाव बना रहे और उससे इनकी उद्योग जो है वो चलता रहे। तो फूट डालो राज करो, जो पुरानी फूट डालो राज करो। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, कभी आप लोग जो भी दर्शक सुन रहे हैं, या आप कभी उस पर देखें, एक कनाडा की एक्टिविस्ट हैं, महिला लेखिका हैं, पत्रकार भी हैं, नोमी क्लेन। उनकी किताब है शॉक डॉक्ट्राइन और डिजास्टर कैपिटलिज्म। डिजास्टर कैपिटलिज्म का मतलब है आपदा पूंजीवाद, यानी आपदा जो है पूंजीवाद अपने आर्थिक
हितों के लिए खुद आपदा पैदा करता है। तो ये आपदा वहां पर जो है, ये जो आपदा आप देख रहे हैं ना जो इजराइल और ये पैदा की गई है, इस आपदा से क्या आर्थिक लाभ होगा? 3 आर्थिक लाभ जो हैं सीधे सीधे हैं। एक, जो गाजा के तटीय क्षेत्र में, समुद्र क्षेत्र के अंदर $500 बिलियन से ज्यादा की गैस है, उस पे नजर है इन सब की। दूसरा जो है, जो वो समानांतर जो मिस्र की जो सुएज कैनाल है उससे डिपेंडेंट जो है उसे खत्म करना चाहते हैं, और बेन गुरियन कैनाल जो नहर है जो गाजा से होकर गुजरेगी इजराइल के, वहां तक पूरा इलाका बिल्कुल आज़ाद करना चाहते हैं, ताकि वो उसके पैरेलल जो है एक नहर दूसरी बन जाए और भूमध्य सागर में ये जहाज जो है रेड सी से और वहां से आसानी से जा सकें, इनके कंट्रोल में। दूसरा आर्थिक कारण ये है। और तीसरा कारण तो वो यहूदीवाद वाला है कि पूरे इलाके को जो व्रत इजराइल बनाने का एक सपना इन यहूदीवादियों का, जियोनिस्ट का है, उसे वो पूरा कर सकें। तो ये सपना जो है पूरा करने के लिए उन्हें पूरा एक तरह से इलाका जो अरबी हैं उन्हें, फिलिस्तीनी अरब, उन्हें वहाँ से बिल्कुल सफाया करना है। क्या लगता है आपको दुनिया 2 धड़ों में बंटने जा रही है? जैसे चीन, रूस और सऊदी, ये आपस में इनकी वार्तालाप बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है, उनके शरण में गए हैं, और उधर अमेरिका, इजराइल, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात सही है कि 90 के बाद जो सोवियत संघ ढहा, उसके बाद जो एक ध्रुवीय दुनिया हो गई थी, अब वो 2 ध्रुवीय बनती जा रही है, बल्कि 2 ही क्या, मल्टी ध्रुव जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ जो ध्रुव बन रहा है अलग, अमेरिका और इजराइल और यूरोप के नाटो के खिलाफ, वो मुस्लिम देशों का जो चीन की तरफ जा रहे हैं, रूस उनके साथ है, ईरान उधर है, और कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि इधर के और जितने भी देश जो है उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये ग्रुप मुझे लगता है, क्योंकि इस ग्रुप का ये लोग किन्हीं देशों पर कब्जा नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो ये ग्रुप ज़्यादा बेहतर है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का यही ग्रुप, जो नेहरू भारत में हमारे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, तो उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी हिंदुस्तान इसी ध्रुव की तरफ रहता था। उसके अंदर चाइना के चौवन लाई थे, मिस्र के कर्नल नासिर थे, ये कई लोग थे, हाँ कई लोग थे। तो ये उस तरफ जा रहा है, और ये जाना दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। दुनिया में अगर शांति कायम करनी है तो ये नाटो और जो अमेरिका और ये जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री है, इनका ग्रुप कमज़ोर होना चाहिए, वरना ये दुनिया को कभी चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रुप कमज़ोर हो, और ये जो दूसरा कमज़ोर देशों का ग्रुप है ये मजबूत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के जानकार मुशर्रफ साहब, और उन्होंने इजराइल और हमास जंग के बीच कई अहम बातें बताई हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।